Hello everyone. Today I am going to start chapter 1 in business studies. The name of the chapter Nature and Purpose of Business. Student ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो हम इस चैप्टर को दो पार्ट में ही पढ़ लेंगे। सेक्शन 1 में क्या है पहले इसको पढ़ेंगे और फिर सेक्शन 2 की बातों को हम पढ़ेंगे। सेक्शन 1 में हमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड और कॉमर्स पढ़ना है। ये जो हमारा व्यापार है, वाणिज्य है, इसका क्या इतिहास रहा है, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी सेक्शन 1 पढ़ने से मिल जाएगी। आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रेड है, ये कॉमर्स है, ये एकदम से नया सा हमारे सामने आ गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे बहुत पुराने टाइम से हमारे यहाँ ट्रेड और व्यापार किया जाता है, ठीक है। और ये बहुत पुरानी प्रथा है। ये कब किया जाता था, कब से, कहाँ और कैसे, क्या क्या इसके हमारे पास प्रूफ हैं, क्या जो भी हिस्ट्री के जो खोजकर्ता थे जिन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने क्या क्या ऐसी चीज़ें देखी, क्या क्या ऐसी चीज़ें खुदाई में पाई जिसकी वजह से पता चल गया कि ये ट्रेड का, कॉमर्स का ये जो इतिहास है बहुत पुराना है। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। आई होप कि आपको सारी बातें लाइन टू लाइन समझ में आएंगी। इंडिया हैज़ हिमालयाज़ इन द नॉर्थ border by water in south. India got connected to adjoining foreign countries through the network of roads leading to Silk Route. Okay, the maritime routes of linked to the east and west by sea and were used for the trade of spice, known as spice route. तो हम सबसे पहले ये जान लें कि जो हमारा भारत है इसकी उत्तर की सीमा में हिमालय है। ओके, इंडिया हैज़ हिमालय इन द नॉर्थ ऑफ, तो भारत की उत्तर सीमा में हिमालय है। रेशम मार्ग की ओर जाने वाली सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से भारत विदेशों में शामिल होने से जुड़ा। ओके, इंडिया गॉट कनेक्टेड टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स लीडिंग टू सिल्क रूट। समुद्री मार्ग ये रेशम मार्ग की ओर से जाने वाले सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से भारत विदेशों में शामिल हुआ, विदेशों से जुड़ा। नाउ the maritime routes linked the east and west sea and were used for trade of spice known as spice route. समुद्री मार्ग पूरब और पश्चिम को समुद्र से जोड़ता था। जो समुद्र मार्ग था स्टूडेंट, वो पूरब और पश्चिम को समुद्र से जोड़ता था और स्पाइस मार्ग के रूप में जाने जाने वाले मसालों के व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। उसे किस रूट के नाम से जानते थे? स्पाइस रूट के नाम से जानते थे। तो स्पाइस मार्ग के रूप में जाने जाने वाले मसालों के व्यापार के लिए यूज़ किया जाता था। यानी जो समुद्री मार्ग था, जो पूरब और पश्चिम को समुद्र से जोड़ता था, वो मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता था और उसका नाम क्या था? स्पाइस रूट। ओके, now the progress of domestic and international trade in ancient India developed due to flow of wealth through these routes. Many trade centers and industrial belt also started. Okay, now मैंने बोला the progress of domestic and international trade in ancient India developed due to flow the wealth through these routes. Now इसका मतलब कि प्राचीन भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्टूडेंट यहाँ पे घरेलू व्यापार का मतलब डोमेस्टिक ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड किया जाता है। यानी कि भारत अपनी सीमा से दूसरी सीमा में जब व्यापार करता है, यानी कि अपने कंट्री को छोड़ के, अपने देश में नहीं, दूसरे देश से जब व्यापार करता है तो उसको इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। तो ठीक है, प्राचीन भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रिया इन मार्गों से धन के प्रवाह के कारण विकसित हुई थी और कई व्यापार केंद्र और औद्योगिक क्षेत्र भी शुरू हुए थे। मेनी ट्रेड सेंटर्स एंड इंडस्ट्रियल बेल्ट ऑल्सो स्टार्टेड। तो इस तरह से हमारा ये जो हिस्ट्री है ट्रेड और कॉमर्स का धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव शो ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द बेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। द ट्रेड वाज मेनली कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड। ओके, फिर से आर्कियोलॉजिकल एविडेंस यानी कि पूरा तात्विक साक्ष्यों से पता चलता है। पूरा तात्विक साक्ष्य का मतलब होता है कि जो खुदाई वगैरह जब होती थी पहले, इतिहासकार जब चीज़ों को इकट्ठा करते थे, जानकारियों को, तो वो
पुराने टाइम में जो भी चीज़ें मतलब ज़मीन की खुदाई से या फिर दीवारों पे या फिर और भी जगह से जो प्राप्त हुई थी उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं, यानी कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव शो ट्रेड एंड कॉमर्स वाज द बेस ऑफ द इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि व्यापार और वाणिज्य प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था का आधार था। देखिए स्टूडेंट, जो प्राचीन भारत था उसकी भी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? वाणिज्य था, व्यापार था। ओके, व्यापार मुख्य रूप से जल और भूमि दोनों के द्वारा किया जाता था। व्यापार जल के मार्ग से और भूमि से, दोनों से ही व्यापार किया जाता था। द ट्रेड वॉज मेनली कैरिड आउट बाई वाटर एंड लैंड। ओके, नाउ द सिविलाइजेशन like Harappa and Mohenjo-daro had established commercial connection with Mesopotamia and traded in gold, silver, copper, colored gemstone, etc. ओके, इस पैराग्राफ को फिर से देखेंगे। द सिविलाइजेशन लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो हैड एस्टैब्लिश्ड कॉमर्शियल कनेक्शन विथ मेसोपोटामिया एंड ट्रेड इन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कलर्ड जेमस्टोन्स। मीन्स की हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता ने मेसोपोटामिया के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित किए थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये हड़प्पा और जो मोहनजोदड़ो है ये दो नगरों का नाम है। जब खुदाई हुई थी, जब इतिहास के प्रूफ मतलब ये जब पुराने टाइम में जब लोग इतिहासकार लोग खुदाई करते थे और चीज़ों को ढूंढते थे और उन पे रिसर्च करते थे, तो जब खुदाई हुई थी ज़मीन की तो बहुत ज़्यादा खुदाई होने पे अंदर दो नगर निकले थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। तो इन दोनों की सभ्यता से पता चलता है, इन दोनों नगरों की सभ्यता से पता चलता है कि ये दोनों मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया भी एक देश था, उसके साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करते थे। और किन चीज़ों का व्यापार करते थे? सोना, चांदी, तांबे और रंगीन रत्नों का ये व्यापार किया करते थे। ओके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता ने मेसोपोटामिया के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित किया था और सोना, चांदी, तांबा और रंगीन रत्नों के साथ व्यापार किया करते थे। नाउ द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई सब्सटेंशियल commercial activities and urban development. There were some trade regulations, different type of coins and weighing practices. ओके, तो मतलब कि अब ये बताया जा रहा है आगे के पैराग्राफ में कि इस अवधि को पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियों और शहरी विकास द्वारा चिन्हित किया गया था। किससे मार्क किया गया था? व्यावसायिक गतिविधियों को शहरी विकास द्वारा चिन्हित किया गया था। इस अवधि को, यानी कि जो टाइमिंग पीरियड आप पढ़ रहे हैं, इस अवधि को पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियों और शहरी विकास द्वारा चिन्हित किया गया था। द पीरियड वॉज मार्क्ड बाई सब्सटेंशियल कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ एंड अर्बन डेवलपमेंट। देयर वाज सम ट्रेड रेगुलेशंस, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉइन्स, वेइंग अप। तो आगे there were some trade regulations, different type of coins, weighing up, and some common acceptable weights and measures were developed. Later or some common acceptable weights and measures were developed. यानी कि इस पैराग्राफ में हम ये जानेंगे कि पत्र और कुछ सामान्य और स्वीकार्य वजन माप विकसित किए गए थे। यानी कि कुछ लेटर डॉक्यूमेंट्स और कुछ ऐसे मेज़रमेंट जो कि वजन में उनको मेजरमेंट किया जा सकता था, वो क्या थे? एक्सेप्टेबल थे, व्यापार करने के लिए उन्हें मान्यता प्राप्त थी। कुछ लेटर डॉक्यूमेंट्स पाए गए थे और कुछ ऐसे मेजरमेंट थे जिनसे कि हम वजन को तौल सकते थे। ठीक है, तौल प्रथाएं उसको हम बोल सकते हैं। विभिन्न प्रकार की सिक्के भी मिले थे और तौल प्रथाएं, पत्र और कुछ सामान्य और स्वीकार्य वजन माप विकसित किए गए थे। मीन्स की फिर से हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता ने मेसोपोटामिया के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित किया था और सोने, चांदी, तांबे और रंगीन रत्नों का व्यापार करते थे।
इस अवधि को पर्याप्त व्यावसायिक गतिविधियों और शहरी विकास के नाम से चिन्हित किया गया था। कुछ व्यापार नियम भी थे, विभिन्न प्रकार के सिक्के थे, तौल प्रथाएं थी, कुछ पत्र थे और कुछ सामान्य और स्वीकार्य वजन माप विकसित किए गए थे। मीन्स की हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में हम इस पैराग्राफ से ये समझ सकते हैं कि ये जो हमारा व्यापार का प्रोसेस है ये काफ़ी पुराना है। पुराने टाइम में व्यापार होता था, समुद्री मार्ग से होता था और भूमि के मार्ग से भी होता था, और इसमें सोना, चांदी, सिल्वर, तांबे, रंगीन रत्न, जेमस्टोन्स वगैरह ये सब कुछ व्यापार, इन सभी चीज़ों का व्यापार किया जाता था। और मेजरमेंट के लिए तौल प्रथाएं वजन के लिए चलती थी, कुछ सिक्के चलते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें कौन सी सभ्यता से मिले थे, कहाँ से पता चला था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता से पता चला था। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।